हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रज्ञान कॉमर्स। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और वन शॉट वीडियो जिसमें हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जर्नल के बारे में। क्या होता है जर्नल, क्या रूल्स होते हैं इसके, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूँ कि ये जो टॉपिक है जर्नल, ये एक अकाउंटेंट की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है, क्योंकि आजकल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है हर काम ऑटोमेशन पे हो गया है। लेकिन जहाँ तक हम बात करें जर्नल एंट्री की, तो जर्नल एंट्री एक प्राइमरी रिकॉर्ड होता है जो हमको करना ही पड़ता है। एक अकाउंटेंट सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में जर्नल एंट्री करता है और बाकी सारा काम कंप्यूटर अपने हिसाब से खुद कर लेता है। तो इसीलिए ये चैप्टर बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर उस अकाउंटेंट के लिए जो एक अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहता है, साथ ही साथ एंट्रीज को सही तरीके से करना चाहता है। अगर एंट्रीज ही गलत होंगी, जर्नल ही गलत होगा, तो सब कुछ गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को इतनी इंपॉर्टेंस देते हैं। तो मेरे हिसाब से एक अकाउंटेंट की लाइफ में, एक कॉमर्स स्टूडेंट की लाइफ में, एक अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जर्नल। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं और किस किस के लिए डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर ये टॉपिक उन सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो क्लास 11th में है अकाउंटेंसी में, या फिर जो टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो वर्ग 1 के टीचर्स हों या फिर EMRS के हों, या किसी भी स्टेट का, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का कॉमर्स का ग्रेड 1 का जो एग्ज़ाम होता है, उन सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें, और अगर आपकी कुछ भी क्वेरी और आपकी जिज्ञासाएं हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। इस वन शॉट वीडियो में हम यहाँ पर सारे के सारे जर्नल के रूल्स देखने वाले हैं, जर्नल एंट्री करने वाले हैं। ओवरऑल आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वन शॉट वीडियो में कवर होने वाला है। तो चलिए बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। तो क्या होता है जर्नल? सबसे पहले अगर मैं बात करूं जर्नल क्या होता है, तो जर्नल एक बुक होती है जिसे जर्नल बुक कहते हैं, जहां पर ट्रांजैक्शंस को प्राइमरली रिकॉर्ड किया जाता है। क्या होते हैं ट्रांजैक्शंस? ट्रांजैक्शंस जिनमें मॉनेटरी वैल्यू इन्वॉल्व होती है, बिजनेस का कुछ खरीदना या बेचना, कुछ किसी को सैलरी पे करना, कोई भी एक्सपेंसेस पे करना, कोई इनकम रिसीव होना, ये सब ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आते हैं। तो जर्नल एक प्राइमरी बुक है जहां पर ट्रांजैक्शन को फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया जाता है क्रोनोलॉजिकली, यानी डेट वाइज। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शंस आप देख ही चुके हैं, जर्नल का मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। बात करते हैं रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स वगैरह हैं, वो सब आप देख लीजिएगा। बट यहाँ पर हम बात करते हैं कि क्या रूल्स होते हैं जर्नल के, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूल्स के बगैर जर्नल एंट्री नहीं की जा सकती। आप कुछ एंट्रीज कर सकते हो ये सोच के कि चलो ये तो ऐसी है, बार बार वही हो रही है, बट अगर आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है तो क्या जरूरी होगा? सबसे ज़्यादा जरूरी होंगे रूल्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जर्नल के रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। अ जर्नल एंट्री इज रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फॉलोइंग बाय द डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, किसको फॉलो करती है? डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर क्या करने वाले? जर्नल एंट्री पास करने वाले हैं। बुक कीपिंग, ईच ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट 2 अकाउंट्स एंड विद 1 अकाउंट डेबिटेड एंड अनदर इज क्रेडिटेड। एक अकाउंट डेबिट और एक अकाउंट क्रेडिट होता है, इसको डेबिट एंड क्रेडिट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट के रूल्स को ही हम लोग समझने वाले हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा क्रेडिट होता है। ये तो हमको पता है कि हर एक चीज को डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में रिकॉर्ड करना है, बट कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो द रूल्स बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ अकाउंट इन्वॉल्व पर्सनल, रियल, ये हम देखेंगे अलग अलग अप्रोच के अकॉर्डिंग। बट हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम? व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम को सबसे पहले जो है लुकास पेसियोली ने अपनी बुक में मेंशन किया था कि डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? एवरी ट्रांजेक्शन हैव टू फोल्ड्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, यानी एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। डेबिट और क्रेडिट जरूर होगा, यानी हम कह सकते हैं अगर एक कोई डेबिट हो रहा है तो साथ ही साथ उसका इक्विवेलेंट अमाउंट के साथ वो क्रेडिट होगा। अगर कोई चीज़ 50,000 से डेबिट हो रही है तो वो 50,000 से ही क्रेडिट होगी। मे बी वो अलग अलग फॉर्मेट में हो सकती है कि 30,000 एंड 20,000 भी हो सकता है, लेकिन इक्वल होगा, यानी कि डेबिट के बराबर क्रेडिट होगा। इसी को डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। एवरी ट्रांजेक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, डेबिट एंड अनदर इज क्रेडिट। द टोटल डेबिट अमाउंट मस्ट बी ऑलवेज इक्वल्स टू, किसके बराबर होगा? टोटल क्रेडिट अमाउंट के बराबर होगा। की प्रिंसिपल क्या है? एवरी डेबिट देयर मस्ट बी अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है या हर क्रेडिट का एक डेबिट होता है। ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में देयर आर 2 अप्रोचेस। इस पूरी दुनिया में 2 अप्रोचेस व्याख्यात हैं, या हम बोल सकते हैं चलती हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है जिसको ब्रिटिश अप्रोच बोलते हैं, और इसके रूल्स को गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। दूसरी हमारी मॉडर्न अप्रोच है जिसको अमेरिकन अप्रोच बोलते हैं। भाई मॉडर्न अप्रोच क्यों आई? क्या जरूरत थी मॉडर्न अप्रोच की? ट्रेडिशनल से काम चल तो रहा था, बिल्कुल चल रहा था, लेकिन ये अमेरिकन लोग कहाँ पीछे रहने वाले हैं? भाई इनको भी अपनी अप्रोच इन्होंने डेवलप कर दी और उसका नाम रखा मॉडर्न अप्रोच, या हम कह सकते हैं अमेरिकन अप्रोच।
तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है अकाउंट्स का, दोनों को हम यहाँ पे डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स को 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। 3 ब्रॉड कैटेगरीज में, जिसमें पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज होती हैं। अब इन तीनों को हम डिटेल में समझेंगे, इनके रूल्स क्या होते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनके रूल्स क्या है। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट कितने टाइप का होता है, अगर इसकी मैं बात करूं तो 3 टाइप के पर्सनल अकाउंट होते हैं। एक तो नेचुरल पर्सन होता है, प्राकृतिक अकाउंट, यानी कि हम सब लोग जितने भी मानव हैं, जितने भी ह्यूमंस को जो इंडिकेट करते हैं। पर्सनल अकाउंट की खास बात और ध्यान रखिएगा, पर्सनल अकाउंट कब अफेक्टेड होगा, अगर किसी व्यक्ति से कुछ पैसा फ्यूचर में मिलने वाला है, यानी कुछ रिसीव करने वाले हैं या उसको कुछ देना पड़ेगा, तभी पर्सन का नाम आएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, आपके पड़ोस में कोई लाला जी की दुकान है, आप लाला जी की दुकान पे जाते हो और बोलते हो कि भैया मुझे जो है ना 10 रुपए का एक छोटा सा बिस्किट का पैकेट दे दीजिए, 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट दे दीजिए। उसने बिस्किट का पैकेट उठाया, आपने 10 रुपए दिए और आप चले आए। क्या वो आपका नाम याद रखेगा? बिल्कुल नहीं रखेगा। लेकिन दूसरा केस हम लेके चलते हैं कि आप उस दुकान पे जाते हो और आप बोलते हो भैया मुझे एक 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट दे दीजिए। उसने उठाया और आप चले आए, उसने आपको दिया और आप चले आए। वो बोलेगा अरे इधर आओ, कहाँ चले, पैसे कौन देगा? अरे बोले मैं वर्मा जी का बच्चा हूँ, उन्होंने बोला था अंकल के पास जाओ वो दे देंगे, पैसे बोल देना कि बाद में दे देंगे। अच्छा ऐसा ना, ठीक है। तो वो अपनी बुक में वर्मा जी का नाम लिख लेगा। वो वर्मा जी को याद क्यों रखेगा? क्योंकि उसे वर्मा जी से अब 10 रुपए लेने हैं। यानी जब भी कुछ पैसा लेना और देना होता है तभी हम किसी व्यक्ति को याद रखते हैं, नहीं तो कितने लोग हमारी दुकान पर आएंगे, कितने लोग हमारी दुकान से सामान लेके चले जाएंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। तो पर्सनल अकाउंट कब अफेक्टेड होगा? जब किसी इंसान से कुछ लेना है या देना है। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, जैसे लिखा होता है कि सैलरी पेड टू मोहन। सर यहां पर मोहन का नाम क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि मोहन माना कि एक व्यक्ति है, लेकिन उसको दिया गया पैसा कोई फ्यूचर में लौट के नहीं आने वाला, उसे हमने इसलिए पैसा दिया क्योंकि उससे हम सर्विस ले चुके हैं। तो खर्चों में और पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पर एक कंफ्यूजन अक्सर बच्चों के बीच में आता है कि पर्सनल और नॉमिनल में क्या डिफरेंस होता है। कई बार लिखा रहता है कैश पेड टू राम, तो हम उसमें राम का नाम लिखते हैं। कभी लिखा रहता है कैश पेड टू राम फॉर सैलरी, तो हम राम का नाम नहीं लिखते हैं। यही डिफरेंस होता है, जिससे पैसा मिलने वाला है या जिसको पैसा फ्यूचर में देना पड़ेगा तभी पर्सनल अकाउंट अफेक्टेड होते हैं। तो पर्सनल अकाउंट 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव कौन से होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट वो होते हैं सारे के सारे जिनको, जो किसी दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। नाम से नहीं समझ में आएगा। जैसे कैपिटल अकाउंट रिप्रेजेंट टू ऑनर, कैपिटल एंड ड्राइंग रिप्रेजेंट करते हैं ऑनर को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस उस पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं जिसको पैसा देना बाकी है। प्रीपेड एक्सपेंसेस उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है जिसको हमने पैसा एडवांस में दे दिया है। वैसे एक्रूड इनकम और एडवांस इनकम भी उस व्यक्ति को रिप्रेजेंट करती है जिससे पैसा हमको या तो एडवांस में मिल गया है या फिर मिलना बाकी है। तो रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स होते हैं। अब इनका रूल क्या कहता है? व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? रूल क्या कहता है कि डेबिट द रिसीवर। जब किसी व्यक्ति ने हमसे कुछ रिसीव किया तो हम उसको डेबिट करेंगे। हम उसे या तो पहली बार उसको पे कर रहे हैं या हमको उसको फ्यूचर में जो पैसा देना था वो दिन आ गया है तब हम उसको पे कर रहे हैं। तो जब भी हमसे कोई व्यक्ति पैसा रिसीव करता है तो उसको हम उसका नाम लिखेंगे डेबिट द रिसीवर, जो हमसे बेनिफिट ले रहा है। अब डेबिट द रिसीवर का मतलब ये होगा कि सपोज करो मैंने राम को पैसे दिए पहली बार, तब भी राम डेबिट होगा। मैं पहले राम से कुछ खरीद चुका हूं और अब राम को मैं पैसे पे कर रहा हूं, यानी लाइबिलिटी को खत्म कर रहा हूं, तब भी मेरा पर्सनल अकाउंट आएगा। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जो हमको हु गिव्स द बेनिफिट, जो हमको बेनिफिट देगा उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब याद रखिएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। आर्टिफिशियल में किसी कंपनी का नाम आ जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाता है, ठीक है, किसी फर्म का नाम आ सकता है। फिर आते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट जिनको हिंदी में कहा जाता है वास्तविक खाते। क्या कहा जाता है? वास्तविक। वास्तविक खाते इनको 2 कैटेगरी में बांटा जाता है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, वास्तविक खाते तभी अफेक्ट होंगे जब किसी चीज को, एसेट को, अगर हम इनको एसेट से रिलेटेड अकाउंट होते हैं सारे के सारे, जितने भी एसेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड अकाउंट होता है। जब भी हम किसी एसेट्स को बिजनेस में लेकर आएंगे तब, और जब हमारे यहां से जाएगा तब रियल अकाउंट अफेक्ट होगा। इसीलिए इसका रूल है डेबिट व्हाट्स कम्स इन। जो चीज, जो एसेट हमारे बिजनेस में आ रही है तो डेबिट होगी और हमारे यहां से जा रही है तो क्रेडिट होगी। सपोज करिए आपने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर आपके यहाँ आएगा, तो फर्नीचर आएगा चल के, ठीक है। तो फर्नीचर जब चल के आएगा या लेकर हम जब आएंगे तो हमारे बिजनेस में उसका स्वागत है, वेलकम। व्हाट्स कम्स इन डेबिट, फर्नीचर आ रहा है तो फर्नीचर डेबिट। लेकिन साथ ही साथ अगर आपने कैश भी पे किया है तो कैश आपके यहाँ से चला जाएगा। तो व्हाट्स गोज आउट, आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। और आ क्या रहा है? आपके यहाँ पर फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर को आप क्या करोगे? डेबिट, और कैश को क्या कर दोगे? क्रेडिट। तो ये है
रियल अकाउंट यानी कि वास्तविक खाते। जो आने वाली चीज है उसको डेबिट करेंगे, जो जाने वाली चीज है उसको क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद तीसरा हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसको बोलते हैं टेम्परेरी अकाउंट या हिंदी में बोला जाता है नाम मात्र के खाते। ठीक है, नाम मात्र के खाते यानी नॉमिनल अकाउंट्स, इनको नाम मात्र या नॉमिनल क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर इसमें सारे के सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स आपस में कटने के बाद एक रिजल्ट निकलता है, या तो प्रॉफिट या फिर लॉस या फिर नो लॉस नो प्रॉफिट, नो लॉस नो प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट निकलता है तो कैपिटल में ऐड हो जाता है, लॉस निकलता है तो कैपिटल से माइनस हो जाता है, नो लॉस नो प्रॉफिट का कुछ होगा ही नहीं, इसलिए इनको नाम मात्र खाते कहा जाता है। एट द एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द हाफ ईयर, क्वार्टरली, जब भी हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज होंगे, तब हम सारे नॉमिनल अकाउंट्स को आपस में एडजस्ट कर देते हैं। सारी इनकम एंड गेन से एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को माइनस कर लिया जाता है और जो रिजल्ट निकलता है वो प्रॉफिट लॉस या जो भी नो लॉस नो प्रॉफिट निकलता है, इसीलिए इनको नाम मात्र के खाते कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, इसका रूल क्या है, जितने भी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होंगे आपके यहाँ वो आप डेबिट कर दोगे। लाइक आपने सैलरी पे किया, आपने रेंट पे किया, आपने वेजेस पे किया, वो सब क्या कर दोगे आप सब क्या कर दोगे, डेबिट। अगर आपके पास जो भी इनकम्स एंड गेन्स होती है, लाइक सेल्स आपकी इनकम होती है, इसके अलावा कोई कमीशन रिसीव है, इंटरेस्ट रिसीव है, वो सारी आपकी इनकम एंड गेन्स जो है वो सारे के सारे क्रेडिट हो जाएंगे। यहाँ पर ये है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। इनको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। इनको जब प्राइमरली जब हमने ये अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप किया, उसी के साथ ये रूल्स निकल कर आए। अब दूसरा जो हमारा अप्रोच है वो है मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच कहती है, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, जिससे कहीं ना कहीं मॉडर्न क्यों कहा जाता है, क्योंकि अमेरिकन अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच के बाद इसे जनरेट किया गया और इसमें अकाउंट्स को 5 ब्रॉड कैटेगरीज में बांट दिया गया। वो कौन कौन से 5 अकाउंट्स थे? एसेट्स, एक्सपेंसेस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, लाइबिलिटी एंड रिजर्व्स। कैपिटल को ऑनर सिक्योरिटी भी कहते हैं, खासकर जब हम कंपनी की बात करते हैं तो ऑनर सिक्योरिटी भी कहा जाता है, शेयर होल्डर फंड भी कहा जाता है या शेयर कैपिटल भी कहते हैं। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पर 5 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा गया है। देखा जाए तो यहाँ पर रूल्स अलग तरीके से हैं। यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज के फॉर्म में, वहां पर कम्स इन गोज आउट के फॉर्म में थे, एक्सपेंसेस लॉसेस के फॉर्म पे थे। यहाँ पर बोला गया कि जब भी एसेट्स बढ़ेगा, जब भी हमारे पास एसेट्स बढ़ेगा उसको डेबिट किया जाएगा, और अगर एसेट्स कम होता है तो उसे क्रेडिट कर दिया जाएगा। दूसरी चीज एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के बारे में कहा गया, बिल्कुल एसेट्स अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट और कम होते हैं तो क्रेडिट। सर क्या ट्रेडिशनल से काम नहीं चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा, लेकिन अगर आप दोनों अप्रोच को यूज करोगे तो बहुत हद तक आपको चीजों को समझने में बहुत आसानी होगी। लोग बोलते हैं सर हम तो दोनों पढ़ेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ये सिर्फ वही लोग बात करते हैं जिन्हें दोनों पढ़ने का आलस है, एक से ही काम चल रहा है तो दूसरा क्यों पढ़ना। लेकिन मैं आपको खुद बताऊंगा, प्रूफ करूंगा कि कहां पर कौन सी चीज आपके लिए ज्यादा समझने में आसान होगी, कौन से रूल के अकॉर्डिंग एंट्री करना आसान होगा। तो चलिए बात करते हैं। फिर कैपिटल, यहां पर ये दोनों का एक पेयर है, ये बिल्कुल एक नेचर के हैं, और यहां पर ये तीनों एक नेचर के हैं। ठीक है, अगर कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल बढ़ती है तो ये क्रेडिट, और ये घटती है तो ये डेबिट हो जाएगी। सेम रूल इनमें भी लगेगा। ठीक है, इन दोनों में भी क्रेडिट एंड डेबिट। ठीक है, इन दोनों में भी कॉमन रूल है। अब दूसरी चीज, सर ये 5 अकाउंट कैसे हो गए? अगर नेट रिजल्ट देखा जाए, इसे अकाउंटिंग इक्वेशन में ऐसे भी कहा जाता है कि एसेट्स किसके बराबर होती है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होती है। तो सर फिर यहाँ 5 अकाउंट्स की क्या जरूरत है? थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी रेवेन्यूज हैं, इनका नेट एक अगर नेटिंग करोगे, रेवेन्यूज से एक्सपेंसेस को माइनस करोगे, तो या तो आएगा प्रॉफिट या आएगा लॉस, या तो प्रॉफिट या लॉस, या नो प्रॉफिट नो लॉस, और वो कैपिटल में एडजस्ट हो जाता है। यानी कि इसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया जाता है और लॉस को इसमें क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है। तो ओवरऑल जब आपस में ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास? एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बचने वाला है। तो इनके ये रूल्स हैं, इसको मैं और शॉर्ट में आपको समझा देता हूं कि भाई यहां पर क्या क्या चीजें हैं। यानी कि इनके पेयर्स को अगर देखें तो एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनका रूल क्या कहता है? जब ये इंक्रीज होंगे तो डेबिट और जब ये डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। इनके बराबर में क्या आने वाला है? कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यूज। इनका रूल जस्ट अपोजिट, क्रेडिट। इन दोनों के बीच में ना 36 का आंकड़ा है, 36 का फैक्टर है। ये क्या होता है सर? 36 का आंकड़ा हमने बहुत सुना है लेकिन समझ में नहीं आता। भाई जिन लोगों ने ये कहावत बनाई थी उन्हीं लोगों ने एक रूल भी बनाया था कि 36 का आंकड़ा का मतलब ये होता है जस्ट अपोजिट, क्योंकि 36 को अगर आप आंकड़े को समझना है तो आपको उसको लिखना भी 36 की तरह ही पड़ेगा। ये होता है 36, वैसे इसको 36 बोलेंगे और इसको 36 बोलेंगे, इसीलिए कहा जाता था 36 का आंकड़ा, जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे की।
एक दूसरे से। तो भाई जब एसेट्स बढ़ रही है तो वो डेबिट हो रही है, लेकिन जब ये बढ़ रहा है तो ये क्रेडिट हो रहा है। जब एसेट्स कम हो रही है तो क्रेडिट हो रहा है, जब ये कम हो रहा है तो डेबिट हो रहा है, यानी कि अपोजिट चलते हैं एक दूसरे के। तो आपको इन दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा याद रखना है कि इन दोनों में आपस में बनती नहीं है, और यहाँ पर एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आपस में कट जाते हैं, इसीलिए हमारे पास ये फॉर्मूला बनता है कि एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। और जब एसेट्स बढ़ते हैं तो वही रूल यहाँ चलेगा, वही का वही रूल यहाँ पर चलने वाला है। आपको बैलेंस शीट में भी काफ़ी हद तक ये मदद करने वाला है। तो ये रूल है जो रूल एप्लीकेबल होता है मॉडर्न अप्रोच में इंक्रीज और डिक्रीज का। तो आप इन रूल्स को याद रख सकते हैं और जनरल एंट्री करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी जब आप दोनों रूल्स को साथ में याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्टेप इन जनरलाइजिंग। भाई आपको जनरल एंट्री करने से पहले कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जनरल एंट्री करते जा रहे हैं, हमको ये नहीं पता कि क्या स्टेप्स हैं। तो स्टेप्स कुछ बेसिक से स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप होगा आपका कि सबसे पहले तो आपको 2 और मोर अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो एक ट्रांजैक्शन में अफेक्टेड हो रहे हैं। तो सबसे पहले बिफोर रिकॉर्डिंग द जर्नल एंट्री इट इज एसेंशियल टू एनालाइज अ ट्रांजैक्शन ऑन ऑर्डर टू डिटरमाइन द 2 अकाउंट्स, जो अकाउंट आपका डेबिट और क्रेडिट होगा। दूसरा, ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव चीज है कि पर्सनल अकाउंट के आगे अकाउंट लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे किसी व्यक्ति का नाम लिख रहे हो आप, राम श्याम घनश्याम, तो उनके आगे आप सिर्फ नाम लिख सकते हो, और अगर आपको अकाउंट लिखना है तो फर्स्ट ऑफ एस लगा के लिख सकते हो। आफ्टर एवरी जर्नल एंट्री लाइन शुड बी ड्रॉन, ये आपको करना ही है। हर ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के बाद आपको उसको क्लोज कर देना है। इसके बाद एट द एंड ऑफ द ईच पेज बोथ द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स आर टोटल। लास्ट में सर हमको तो बोला स्कूल में कि करने की जरूरत नहीं है, वो आपके स्कूल के लेवल की बात है। नॉर्मली जनरल एंट्री में ये टोटल बाय डिफॉल्ट हो जाता है कंप्यूटर में। बाकी आपको करना है, अच्छी हैबिट्स डालिए, ऐसी नहीं, आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है, ठीक है। नहीं तो क्या फर्क है उन लोगों में और तुम लोगों में जो कहते हैं कि कॉमर्स में है ही क्या, लाइन ही तो खींचनी होती है, ठीक है। कॉमर्स में है ही क्या, बस वही अमाउंट डेबिट और क्रेडिट में डालना होता है। खासकर वो साइंस वाले स्टूडेंट आपको अक्सर चिढ़ाते होंगे, अरे बस तुम लाइन ही खींचते रहना, तुम यही करते रहना, तुम वही करते रहना, ठीक है। तो ये सब छोटी सोच वालों की कहानी है। जो छोटी सोच वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, वही ऐसी बातें करते हैं, वही आपस में इनमें झगड़ते रहते हैं और दुनिया बहुत आगे निकल जा रही है, ठीक है। मेरा मानना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम बात करें इस दुनिया की, तो ये दुनिया में मैं कह सकता हूँ ये सारी स्ट्रीम्स जो हैं वो गाड़ी के पहियों की तरह है, जिनमें एक भी पहिया खराब होगा तो गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। सो हर एक का अपना इंपॉर्टेंस है, साइंस वालों का अपना इंपॉर्टेंस है, कॉमर्स वालों का अपना इंपॉर्टेंस है। और ये 2025 की बात है, जहाँ पर लोग पहले कहा करते थे कि भाई सबसे ज़्यादा सैलरी तो इनको मिलती है, उनको मिलती है, सत्या नाडेला को मिलती है, सुंदर पिचाई को मिलती है। 2025 है मेरे भाई, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलरी पाने वाले भी कॉमर्स के लोग हैं। और अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, वैभव तनेजा इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जो कि इंडिया से हैं, और वो एट प्रेजेंट एलोन मस्क के CFO हैं, ठीक है। टेस्ला या आई थिंक स्पेस एक्स के CFO हैं, और इनकी सैलरी सुंदर पिचाई से जस्ट डबल के आसपास है। सुंदर पिचाई जहाँ पे 60 करोड़ रुपए महीने का लेते हैं, 60 करोड़ रुपीज़ पर मंथ लेते हैं, वहाँ पर वो 100 करोड़ रुपीज़ उनकी पर मंथ की इनकम या सैलरी कह सकते हो आप, जो कि एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा सैलरी लेने वाला बंदा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम जैसा सोचते हैं कि आज कॉमर्स वालों को क्या ही मिलता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज सैलरी के मामले पे नंबर 1 है। और बिजनेस की बात करते हैं तो इंडिया के बहुत बड़े बड़े बिजनेस टाइकून लोग जो हैं वो कॉमर्स फील्ड से हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इन सब ये चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को छोड़कर कि क्या स्ट्रीम बड़ी होती है, इसमें तो बस लाइनें खींचनी होती है, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जिन लोगों ने अगर अभी तक बस सिर्फ 12th तक का ही जिनको ज्ञान है उनकी बात अलग है। अगर आप थोड़ा अप लेवल पर जाएंगे तो देखेंगे कॉमर्स बहुत बड़ा फील्ड है, जहाँ पर आपके पास ऐसा क्या नहीं है कॉमर्स में जो एक बच्चा अच्छी सैलरी, अच्छा बिजनेस, ठीक है, सब कुछ कर सकता है कॉमर्स पढ़ने के बाद। तो ऐसा ही समझो कि आपको ये सब चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी है। आपको ये लाइन खींचने के पैसे नहीं मिलते लेकिन इनके मार्क्स मिलते हैं, तो खींचो ना यार। टोटल करने के पैसे नहीं मिलते बट मार्क्स मिलते हैं, तो करो ना यार। तो यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ जर्नल में सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, जहाँ पर हम ट्रांजेक्शन की डेट लिखते हैं। यहाँ पर वो 2 अकाउंट लिखते हैं, एक डेबिट अकाउंट जो डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट अकाउंट। इसके बाद साथ में यहाँ पर हम नरेशन लिखते हैं। इसके बाद एलएफ क्या होता है, लेजर फोलियो। जिस जगह पर डेबिट अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट के लेजर्स बनाए गए हैं, क्लासिफिकेशन किया गया है, उस पेज का पेज नंबर कह सकते हो या फोलियो नंबर कह सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पर कैश अकाउंट लिखा हुआ है, तो कैश अकाउंट का अगर मैंने लेजर पेज नंबर 10 पर बनाया तो मैं यहाँ पर 10 मेंशन करूंगा। जहां जहां कैश आएगा हर जगह 10 मेंशन करूंगा, ठीक है। अगला अगर कैपिटल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट का लेजर अगर मैंने पेज नंबर 11 पे बनाया है या फोलियो नंबर 11 पे बनाया, तो उसका मैं एक प्रकार से क्रॉस चेक करने के लिए, जैसे इंडेक्सिंग होती है आपकी बुक में, सेम वैसे काम करता है। बाकी अमाउंट डेबिट, ठीक है, और अमाउंट क्रेडिट लिखकर
नीचे नरेशन लिख सकते हैं, जो भी ट्रांजेक्शन होता है। ये नरेशन तो उन्हीं साइंस वालों के लिए होता है मेनली, जिनको कुछ नहीं समझ में आता कि ये क्या डेबिट और क्या क्रेडिट होता है, तो उन लोगों के लिए हम नरेशन लिखते हैं, इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्रांजेक्शन की। भाई ब्रीफ इन्फॉर्मेशन होती है कि उसको पढ़कर कोई भी समझ जाएगा कि हो क्या रहा है। तो ये फॉर्मेट है जर्नल का, सिंपल सा बेसिक फॉर्मेट है, आपने कई जगह बनाया होगा। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज। ये मेरा वन शॉट वीडियो है, तो मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम सभी को कवर करने वाले हैं। फिर भी अगर आपको किसी स्पेसिफिक चीज़ से, स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो कितने टाइप्स की जर्नल एंट्रीज होती हैं? सिंपल एंट्री होती है। सिंपल एंट्री को क्या कहते हैं हम लोग? 1 डेबिट 1 क्रेडिट वाली एंट्री। जिन एंट्रीज में सिर्फ एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है उनको हम सिंपल एंट्री कहते हैं। दूसरी को बोला जाता है कंपाउंड एंट्री, जहां पर 2 डेबिट 1 क्रेडिट या दो से ज्यादा क्रेडिट ड्यू टू 1 डेबिट, उसको कहा जाता है कंपाउंड एंट्री। कंपाउंड एंट्री का सीधा सार है, एक से ज्यादा डेबिट हो रहे हैं ड्यू टू 1 क्रेडिट, एक से ज्यादा क्रेडिट हो रहे हैं ड्यू टू 1 डेबिट, इसको कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। यानी यहां पर 2 3 4 चीजें, 4 अकाउंट एक ही एंट्री में आ जाएंगे, उसको हम कंपाउंड एंट्री कहेंगे। ओपनिंग एंट्रीज क्या होती हैं? लास्ट ईयर के बैलेंसेस को करंट ईयर के बैलेंस में लेकर आने की जो प्रोसेस होती है, करंट ईयर की अकाउंटिंग में लेकर आने के जो प्रोसेस होते हैं उसे ओपनिंग एंट्री कहते हैं। जैसे 31 मार्च को जिन चीजों का बैलेंस बच जाता है, नॉर्मली वो रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट होते हैं, बैलेंस शीट में जो होते हैं, उन सारे बैलेंसेस को हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में लेकर आने की प्रोसेस को कहते हैं ओपनिंग एंट्री। एंड क्लोजिंग एंट्री क्या होती है? सारे रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस अकाउंट को राइट ऑफ करने की एंट्री, और बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज जाते हैं उनको लेकर जाने की जो एंट्रीज होती हैं, उनको जब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज करते हैं तो उसको क्लोजिंग एंट्रीज कहते हैं। ये हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे काफी डिटेल में देखेंगे। फिलहाल में हम डिस्कस करेंगे सिंपल एंट्रीज, कंपाउंड एंट्री एंड ओपनिंग एंट्रीज। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग एंट्रीज, सिंपल एंट्रीज के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो बहुत ही सिंपल ट्रांजेक्शन्स हैं, और साथ ही साथ में इनमें रियल, नॉमिनल, पर्सनल यानी कि ट्रेडिशनल अप्रोच एज वेल एज मॉडर्न अप्रोच को हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो डेट लिखी हुई है, इस डेट को आपको यहाँ पे लिखना है 1 अप्रैल 2025। वैसे ईयर आप लिखो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बॉट फर्नीचर। अब आपको पहला काम जो स्टेप है, तो 2 अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने। सबसे पहले तो हमने फर्नीचर खरीदा, तो एक अकाउंट तो हमको कौन सा मिल गया कि सर फर्नीचर तो आ रहा है। दूसरी चीज, हमारे पास कैश में हमने खरीदा है तो कैश भी जा रहा है। ठीक है, तो 2 अकाउंट फाइंड आउट कर लिए। अब आपको यहाँ पे रूल लगाना है। अगर मैं ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पे दोनों के दोनों अकाउंट रियल अकाउंट्स हैं, और रियल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? कम्स इन डेबिट गोज आउट क्रेडिट। क्या आ रहा है हमारे बिजनेस में? हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है गाइस? फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, एंड हमारे पास से जा क्या रहा है? हमारे पास से जा रहा है कैश। फर्नीचर कितने का? जितने का फर्नीचर आ रहा है उतने का ही कैश जा रहा है। 20,000 रुपीज का हमारे पास से फर्नीचर आया और 20,000 का कैश हमारे पास से चला गया। ये आपका रूल ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? दोनों ही एसेट्स हैं, एक एसेट्स हमारे पास, एक एसेट बढ़ रहा है और दूसरा एसेट हमारे पास कम हो रहा है। जो एसेट बढ़ता है उसको डेबिट और कम होने वाले को क्रेडिट। यही ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर मॉडर्न अप्रोच बता रखा है। ये देखिए शॉर्ट में, एसेट्स का बढ़ना डेबिट और कम होना क्रेडिट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे नरेशन कैसे लिखेंगे? जो आपने किया है बस वही आपको नोट करना है। इसमें क्या हुआ है? फर्नीचर परचेज फॉर कैश। आपने फर्नीचर को परचेज किया है फॉर कैश। ठीक, इसके बाद आपको ट्रांजेक्शन्स को, एक ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के बाद आपको क्या करना है? इसको क्लोज कर देना है। इसको क्या करना है? क्लोज कर देना है। ये हो गया आपका ट्रांजेक्शन क्लोज। फर्स्ट एंट्री कंप्लीटेड। हमने दोनों रूल्स यूज किए हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न, दोनों अप्रोचेज यूज किए हैं। अब अगला ट्रांजेक्शन हमारा है 5 अप्रैल 2025। तो सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 टू श्याम ऑन क्रेडिट। हमने यहाँ पर गुड्स सोल्ड किया है श्याम को ऑन क्रेडिट। मैंने क्या बोला था आपको? पर्सनल अकाउंट तभी अफेक्टेड होंगे जब किसी व्यक्ति को कुछ दिया है या लिया है, लेकिन वो लौटाना पड़ेगा। अगर हमने कुछ उसको दिया है तो वो फ्यूचर में हमें कैश लौटाएगा, और अगर हमने किसी से कुछ उधार लिया है तो हमें फ्यूचर में से कैश लौटाना पड़ेगा। फिलहाल में हम यहाँ पर गुड्स सोल्ड कर रहे हैं और वो बंदा हमको फ्यूचर में कैश लौटाएगा, तो सीधी सी बात है उसका नाम तो याद रखना पड़ेगा। आप गए थे ना थोड़ी देर पहले किराने की दुकान पर, ठीक है, वहां पे जाके बोला था कि मुझे उधार दे दो, पापा पेमेंट करेंगे, तो सीधी सी बात है वो अब आपका नाम लिखेगा। तो वैसे ही सोल्ड गुड्स, अब हमने जो गुड्स सोल्ड किया है
हाँ, गुड्स से रिलेटेड मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि सर गुड्स को कभी सेल्स लिखते हैं, कभी कुछ लिखते हैं। गुड्स को नॉर्मली 5 ऐसे अकाउंट्स हैं जो गुड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 5 ऐसे अलग अलग अकाउंट्स के बारे में हम बात करेंगे जो गुड्स को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। 5 अकाउंट्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। कौन कौन से अकाउंट होते हैं? सबसे पहले जब गुड्स आप बाय करते हो तो उसे कहा जाता है परचेज। जब गुड्स को सेलिंग पर्पज से आप बाय करते हो तो उसे परचेज कहा जाता है, और अगर गुड्स खरीद कर आप वापस कर देते हो तो उसको कहा जाता है परचेज रिटर्न्स। इसको कई बार रिटर्न्स आउटवर्ड भी कहा जाता है। कई बार क्या, जब आपको जैसा बोले। जब आप गुड्स को सेल करते हो, अब जब आप सेल करोगे तो इसको सेल्स अकाउंट कहा जाता है। अगर आपने गुड्स सेल किया तो जैसे आप खरीद कर वापस कर सकते हो, वैसे ही बिकने के बाद गुड्स वापस आ सकता है, उसको कहा जाता है सेल्स रिटर्न। इसको रिटर्न्स इनवर्ड भी कहा जाता है, विक्रय वापसी। और कुछ चीजों को और आपको ध्यान से देखना है। अगर मैं इन दोनों के नेट रिजल्ट को निकाल लेता हूं, परचेज में से परचेज को माइनस कर दूं तो इसको कहा जाता है परचेज नेट परचेज। सपोज आपने 100 यूनिट्स परचेज की, कितनी यूनिट्स परचेज की? 100 यूनिट्स, और 10 यूनिट्स आपने जो है वो वापस कर दिए, तो आपकी नेट परचेज होगी 90 यूनिट्स। ये भी गुड्स अकाउंट होता है। अगर आपको कभी नेट परचेज दिया हो तो गुड्स ही अकाउंट होता है ये भी, बस आपको यहां पर एडजस्ट कर दिया जाता है। अगर आपने सपोज करो 80 यूनिट्स को सोल्ड आउट किया और आपने 5 यूनिट्स आपके कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको कहा जाता है नेट सेल्स। कितना होगा नेट सेल्स? 80 माइनस 5 यूनिट इक्वल्स टू 75 यूनिट्स। कुछ हद तक एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, इन दोनों के डिफरेंस को क्या कहेंगे गाइस? यानी कि नेट परचेज आपने 90 यूनिट्स परचेज किया और 75 यूनिट्स आपने सोल्ड आउट कर दी, तो आपके पास जो 15 यूनिट्स बच गई हैं, यही 15 यूनिट्स कहलाती हैं स्टॉक या इन्वेंट्री। क्या कहलाती हैं? स्टॉक या इन्वेंट्री। 15 यूनिट्स 31 मार्च को जो 15 यूनिट्स की वैल्यू होगी उसे क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे, और नेक्स्ट डे वही क्या बन जाता है हमारा? ओपनिंग स्टॉक। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्लोजिंग स्टॉक, और वही चीज अगले दिन क्या बन जाती है? ओपनिंग स्टॉक बन जाती है। क्लियर? तो आपको ये चीजें भी याद रखनी है कि गुड्स को नॉर्मली 5 ब्रॉड कैटेगरीज में डिफाइन किया जाता है: परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक। ठीक है? या स्टॉक क्या होता है? तो नेट परचेज और नेट सेल्स में से जो यूनिट्स हमारे पास अनसोल्ड बच जाती हैं, स्टॉक कहते हैं उसको, या इन्वेंट्री कहते हैं एंड ऑफ द ईयर। तो ये आपने देखा। तो यहां पर सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5000, जब गुड्स को सोल्ड किया जाता है तो उसे सेल्स लिखा जाता है। तो पहला अकाउंट तो हमारा यहां पर सेल्स आ गया। दूसरा, हमने श्याम को क्रेडिट में सेल किया, तो दूसरा बंदा हो जाएगा हमारे लिए श्याम। ठीक है? तो श्याम को गुड्स सोल्ड किया है, तो यहां पर सबसे पहले पर्सनल अकाउंट कौन सा है? श्याम। और सेल्स अकाउंट कौन सा है? नॉमिनल अकाउंट। सेल्स हमारी इनकम है, ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट, और श्याम क्या है? रिसीवर। श्याम क्या है? रिसीवर है। और ये क्या है? हमारी इनकम है। ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिट एंड डेबिट द रिसीवर। तो जनरल एंट्री क्या होगी? श्याम का अकाउंट डेबिट, श्याम से अकाउंट लिख सकते हो सिंपली श्याम, टू सेल्स। सेल्स को क्रेडिट क्यों कर रहा हूं? कि ऑल इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। अमाउंट कितना होगा गाइज हमारा? जो अमाउंट वहां पर मेंशन किया गया 50,000 डेबिट में, और 50,000 आपको क्रेडिट का क्रेडिट में अमाउंट लिखना है। नरेशन क्या होगा? बीइंग गुड सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट। तो ये आपकी सिंपल 1 डेबिट 1 क्रेडिट वाली सिंपल एंट्रीज हुई। ऐसे ही आप परचेज की भी एंट्री करके प्रैक्टिस कर सकते हो। परचेज हमारे लिए खर्चा होगा, अगर हमने परचेज किया होता आराम से तो परचेज टू राम हो जाता। अब कंपाउंड एंट्री कर लेते हैं। कंपाउंड एंट्री जिनमें मैंने बोला 2 डेबिट ड्यू टू 1 क्रेडिट, या मोर देन 1 डेबिट ड्यू टू 1 क्रेडिट, मोर देन 2 क्रेडिट्स ड्यू टू 1 डेबिट, इसको कंपाउंड एंट्री कहते हैं। जैसे अप्रैल 10 अप्रैल 2025 को हम लोगों ने बिजनेस गुड्स सोल्ड गुड्स वर्थ ₹30,000। 30,000 का टोटल गुड्स है। इस 30,000 का क्लासिफिकेशन कैसे किया जा रहा है? यहां पर आपका 10,000 का गुड्स कैश में सेल हो रहा है, और 20,000 का गुड्स आपने क्रेडिट में सेल किया है। क्रेडिट में किसको सेल किया है? राम को सेल किया है। अब आपको यहां पर 3 अकाउंट समझ में आएंगे। एक तो आपका सेल्स अकाउंट जो कि टोटल सेल्स है, दूसरा कैश अफेक्ट हो रहा है, तीसरा राम अफेक्ट हो रहा है। अब आपको देखना है कि कौन सा अकाउंट क्या होगा। कैश गुड्स सेल किया है, कैश आ रहा है, कम्स इन डेबिट। कैश जब हमारे पास चल के आ रहा है
कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट। राम क्या है? राम रिसीवर है। राम क्या है? रिसीवर्स अकाउंट है, और रिसीवर डेबिट द रिसीवर, सो राम को क्या करेंगे? राम को डेबिट। सेल्स क्या है? सेल्स हमारी क्या है? इनकम है। सेल क्या है? इनकम है। ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिटेड टू सेल्स। अब यहां पर सबका अलग अलग अमाउंट, आप ध्यान दीजिएगा। आपके पास कैश कितना आया? 10,000। कैश कितना आया है? 10,000। राम को कितना उधार बेचा है? 20,000। टोटल सेल कितने की है आपने? तो 30,000। आप देख सकते हैं कंपाउंड एंट्री में कि डेबिट का अमाउंट इक्वल है क्रेडिट के अमाउंट, और मोर देन 2 डेबिट ड्यू टू 1 क्रेडिट। यहां पर आप देख सकते हैं मोर देन 2 और मोर देन 1 अकाउंट डेबिट ड्यू टू 1 क्रेडिट। आप ऐसे ही परचेज भी कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं आधा कैश और आधा क्रेडिट। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू श्याम, अगर आपने श्याम से परचेज किया तो ऐसे ही आपको ध्यान देना है। बस कंपाउंड एंट्रीज क्या होती है, मेन इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या है? मोर देन 1 डेबिट ड्यू टू 1 क्रेडिट। अब एक इलस्ट्रेशन मेरी तरफ से एक्स्ट्रा मैं आपको यहां पर करा देता हूं। सपोज करिए आपने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज किया आपने, गुड्स को आपने परचेज किया, किससे परचेज किया? गुड्स को परचेज किया मोहन से, आधा कैश में और आधा क्रेडिट। ठीक है, तो जो क्रेडिट में आप खरीदोगे वो मोहन के नाम से, जो कैश में खरीदोगे वो कैश के नाम पे। कितना? परचेज डेबिट क्यों हुआ? इट्स एक्सपेंसेस। जैसे सेल्स हमारी इनकम है, परचेज हमारा खर्चा होता है। सपोज करिए आपने 40,000 का गुड्स खरीदा, जिसमें से आपने 25,000 का क्रेडिट एंड 15,000 का क्या खरीद लोगे आप? कैश में खरीद लोगे। तो ये एंट्रीज हो जाएंगी आपकी। तो इस तरीके से भी एंट्री आप पास कर सकते हो। सपोज ये 15 अप्रैल को आपने एंट्री की होगी। ठीक, तो ये आपकी कंपाउंड। यहां पे आप देख सकते हो मोर देन 2 क्रेडिट्स, मोर देन 1 क्रेडिट्स ड्यू टू 1 डेबिट। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम ओपनिंग एंट्रीज के बारे में देखते हैं। ओपनिंग एंट्री के लिए आप बहुत हद तक मॉडर्न अप्रोच आपको काफी हद तक मदद करती है। मॉडर्न अप्रोच कि भाई जितने भी एसेट्स होते हैं उनके बैलेंसेस कौन से होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। ठीक है, और जितनी भी हमारी कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो बस आपको क्या करना है, जब लास्ट ईयर के बैलेंसेस को हमारी करंट ईयर की बैलेंस शीट में या करंट ईयर की अकाउंटिंग में जब लेकर आते हैं तो उसको हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री। लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं उन्हें हम करंट ईयर की अकाउंटिंग में लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी एसेट्स हैं, अभी फिलहाल में एसेट्स हैं, तो एसेट्स को डेबिट कर दीजिए। एसेट्स कितने के हैं? 1,50,000। लाइबिलिटीज में आपके पास लाइबिलिटीज मेंशन है। जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं आप इंडिविजुअल नेम से भी लिख सकते हो। जैसे लाइबिलिटीज का आपका नाम पता होना चाहिए, क्रेडिटर हो सकते हैं, बिल्स पेबल हो सकते हैं, बैंक लोन हो सकता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के नेम याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, जो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे। अगर फिर भी आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज के नाम नहीं पता है या इनमें आप कंफ्यूज हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं इसके ऊपर आपको एक अनदर वीडियो हम लोग लेकर आएंगे जिसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट्स। इसके बाद अब आप देख सकते हैं 1,50,000 में से अगर 50 जाएगा तो बाय डिफॉल्ट 1,00,000 रुपीज बचेगा। कुछ क्वेश्चंस आप देखने को मिलेंगे आपको कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल। आपने सुना होगा एसेट्स माइनस कैपिटल इक्वल्स टू लाइबिलिटी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल्स टू कैपिटल। ये आपने सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पर वैसे तो अभी फिलहाल में ऑलरेडी गिवन है कैपिटल, अगर नहीं भी दिया होता तो हम 1,00,000 रुपीज कैपिटल एज्यूम कर लेते हैं। जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही दे रखा हो, आपको मल्टीपल एसेट्स और लाइबिलिटीज दे रखे होते हैं। जैसे सपोज करिए आपके पास डेटर गिवन है, एक मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ। जैसे डेटर्स आपके पास 50,000 के हैं, बिल्स रिसेबल हैं आपके पास सपोज 40,000। ठीक है, इसके अलावा आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है 30,000। इसके अलावा आपके पास फर्नीचर एंड फिक्सचर है सपोज 70,000। ठीक है, ये आपके पास सारे एसेट्स दे रखे हैं। इसके बाद आपके पास लाइबिलिटी में सपोज क्रेडिटर दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, और बैलेंसिंग फिगर आप जैसे सपोज करिए क्रेडिटर आपके पास 60,000 के हैं और आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 40,000 के हैं। अब क्या बचेगा? आप इनका टोटल कर लेंगे। 1,90,000 में से 1,00,000 जाएगा तो 90,000 क्या बचेगा? जब बैलेंसिंग फिगर, इसको हम कैपिटल बना देते हैं। तो ये कैपिटल आपके पास इस तरीके से भी अलग अलग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिए हो सकते हैं जिनको ओपनिंग एंट्रीज में आपको लेकर आना होता है। अपने करंट ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट में पुराने बैलेंसेस को लेकर आ रहे हैं, हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इसको ओपनिंग एंट्रीज के थ्रू कहते हैं, लेकर आते हैं। ये ओपनिंग एंट्रीज थी। क्लोजिंग एंट्रीज हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट जब देखेंगे तो वहां पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बात करेंगे कॉमन मिस्टेक। भाई हर स्टूडेंट जो एक कॉमन मिस्टेक करता है, जिन मिस्टेक की वजह से उसके मार्क्स कहीं ना कहीं कम होते हैं। ठीक है, एक एक मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
खासकर उन लोगों के लिए जिनको पता है कि मुझे तो फुल स्कोर करना है, परफेक्ट स्कोर लेकर आना है, उन लोगों के लिए एक एक मार्क्स की इंपॉर्टेंस होती है। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा अकाउंट डेबिट करूं और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करूं। तो उसका सॉल्यूशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपको दोनों अप्रोचेस अच्छे से आनी चाहिए, ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न अप्रोच। अगर आप इन दोनों में किसी में भी कंफ्यूज हो तो डेफिनेटली आप फंसोगे इन चीज़ों में और आपको मार्क्स लूज करने पड़ेंगे। अगर आपने सोचो उल्टी एंट्री कर दी हो, जैसे कैश टू सेल्स होती है और आप सेल्स टू कैश कर देते हो, अमाउंट तो दोनों का एक जैसा ही होगा, लेकिन आपका पूरा अगर एक सिंगल मार्क्स का ट्रांजेक्शन था तो गया वो। दूसरा, नरेशन। सर क्या होता है नरेशन से लिखने को? हमको तो स्कूल में मना किया, नरेशन लिखने की जरूरत नहीं। देखो अगर मना किया तो हो सकता है कि आपको नरेशन ना डालना पड़े और मार्क्स पूरे मिल जाए, लेकिन अगर आप नरेशन लिखते हो तो मार्क्स काटने के लिए एग्जामिनर को जगह ही नहीं छोड़ना है। ये चीज आपको बहुत याद रखनी है कि मार्क्स काटेगा कब कोई इंसान? जब हमसे गलतियां होंगी। हो सकता है वो वेट कर रहा हो कि गलतियां करे और हम इसके मार्क्स काट लें, तो आप ऐसी गलतियां बिल्कुल नहीं करें। एटलीस्ट एक छोटा सा 4-5 वर्ड्स का एक नरेशन होता है वो लिखो और अपने मार्क्स कटने से बचा लो। नॉट चेक बैलेंस ऑफ कंपाउंड एंट्री। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कंपाउंड एंट्रीज करके यहाँ पे दिखाई है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो डेबिट हो रहा है, इस डेबिट का टोटल, इन डेबिट अमाउंट का टोटल मैंने यहाँ पर आपको टोटल करके बताया 1.9 लाख, और यहाँ पर भी आप टोटल करके देख सकते हो 1.9 लाख। दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। सर ये तो आपने खुद से लिखा है, कोई बात नहीं, ये वाली एंट्री देख सकते हो आप, यहाँ तो ऑलरेडी अमाउंट दिखा था 1,50,000 इक्वल्स टू 1,50,000। कंपाउंड एंट्रीज में डेबिट और क्रेडिट का अमाउंट बराबर होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे एक से ज्यादा अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट हो रहे होते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है, जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको इन चीजों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है कि ये गलतियां होती हैं, तभी मैंने यहाँ पर मेंशन किया आपको, ये गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए अब एक बढ़िया सा एक क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हम एक क्वेश्चन को ट्रेडिशनल एज वेल एज मॉडर्न अप्रोच के रूल यूज करके परफेक्ट एंट्रीज पास करते हैं। तो चलिए बगैर किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सस्ता सुंदर ट्रेडर। ट्रेडर का नाम है सस्ता सुंदर ट्रेडर। जब आप एंट्रीज करते हो तो जनरल एंट्री के टॉप में आप लिखोगे इन द बुक्स ऑफ, जिसकी बुक्स में हम एंट्री कर रहे होते हैं, इन द बुक्स ऑफ सस्ता सुंदर ट्रेडर्स। एसएसटी की बुक में हम ये एंट्रीज कर रहे हैं। डेट के कॉलम में डेट डालनी है, बाकी पर्टिकुलर के कॉलम में आपको डिटेल्स लिखनी है, और इसके बाद आपको एंट्रीज करनी है। तो चलिए सबसे पहला ट्रांजेक्शन देखते हैं। 1 अप्रैल 2024 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दो चीजें, कैश एज वेल एज गुड्स। आपने दो चीजें बिजनेस में एंट्री की, दो चीजों को लेकर आ रहे हो बिजनेस में। व्हाट्स कम्स इन डेबिट? बिजनेस में सबसे पहली चीज आपके पास क्या आ रही है? तो सबसे पहला हमारे पास आ रहा है कैश, कैश अकाउंट डेबिट। इसके अलावा हमारे पास स्टॉक भी लिख सकते हैं, इसको गुड्स भी लिख सकते हो आप, गुड्स अकाउंट डेबिट। 2, इसको कौन लेकर आ रहा है बिजनेस में? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट की कंसेप्ट अगर देखें तो ये भैया सस्ता सुंदर में ये आपका सुंदर है। ये कौन है? ये सुंदर है, और ये इसकी शॉप है, और इसका नाम है सस्ता सुंदर ट्रेडर। तो ये जो बिजनेस में दो चीजें कंट्रीब्यूट कर रहा है, बिजनेस में दो चीजें लेकर आ रहा है, बिजनेस में दो चीजें आ रही है, कैश और स्टॉक। ये दोनों चीजें अलग अलग अमाउंट है, दोनों का हम अलग अलग अमाउंट यहाँ पर मेंशन करते हैं। 1 लाख, एक बार अमाउंट चेक कर लेते हैं, 150 आई थिंक, 150 एंड 50, यस। तो कैश कितना? 150 बिजनेस में कम्स इन डेबिट, 1,50,000 का कैश बिजनेस में आ रहा है। दूसरी चीज 50,000 का स्टॉक। और हु इज द गिवर इन दैट केस? गिवर है सुंदर, और सुंदर को जो अकाउंट रिप्रेजेंट करता है उसका नाम है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑनर को। फिलहाल में ये ऑनर कौन है? सुंदर है, ठीक है, सुंदर पिचाई, ठीक है, सुंदर पिचाई, जिनकी दुकान का नाम है सस्ता सुंदर ट्रेडर, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट हमने क्रेडिट किया, बिकॉज हु इज द गिवर इन दैट केस? कौन था यहाँ पर गिवर? हमें ये पैसा दे कौन रहा है? ये पैसा और ये स्टॉक कौन दे रहा है? सुंदर दे रहा है। सुंदर को कौन सा अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है? कैपिटल। तो कैपिटल अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ? पर्सनल की कैटेगरी में रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हुआ। सर थोड़ा सा ट्रेडिशनल की जगह मॉडर्न बता दीजिए। भाई कैश हमारे एसेट्स है, जी हाँ, आप सभी को पता होगा कि कैश हमारा क्या है? कैश हमारे पास एसेट है, ठीक है, और एसेट जब बढ़ती है तो डेबिट। स्टॉक और गुड्स अभी फिलहाल में जब लेकर आ रहे हैं तो ये एसेट हो सकता है, या आप सर इसको खर्चा कहेंगे, अभी हमने फिलहाल में खरीदा नहीं, हम लेकर आ रहे हैं तो एसेट के फॉर्म में आ रहा है, स्टॉक एसेट होगा, तो एसेट्स डेबिट। और ये कैपिटल को तो आपने देखा ही होगा, कैपिटल जब बढ़ती है तो वो क्या होती है? 36 का आंकड़ा याद होगा, अगर वो डेबिट हो रही है तो ये क्रेडिट हो जाएगी। चलिए यहाँ पर आपने नरेशन आपको मेंशन कर देना। दूसरा हमारा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 3 अप्रैल, परचेज गुड्स फॉर 80,000 फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। गुड्स राम से खरीदा है, कौन सी डेट को खरीदा है? ये तो हमारा था 1 अप्रैल, यहाँ पर हमारे पास आ गया 3
अप्रैल। 3 अप्रैल को हमने गुड्स परचेज किया। जब गुड्स परचेज करते हैं तो मैंने क्या लिखा था, जब गुड्स बाय किया जाता है सेलिंग पर्पस के लिए तो आप उसको परचेज अकाउंट लिखते हो। और ये गुड्स किससे परचेज किया जा रहा है, कौन हमारे लिए गिवर है, तो राम हमारे लिए गिवर है। और कितने का गुड्स हमने खरीदा है, 80,000 का गुड्स खरीदा है। परचेज को डेबिट क्यों किया गाइस, अच्छा यहाँ पर एक अमाउंट छूट गया था, ये आपका 2 लाख रुपीज, ये मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो परचेज क्यों हमने डेबिट किया, बिकॉज ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस डेबिट। राम को क्यों क्रेडिट किया, बिकॉज क्रेडिट दी गिवर, राम से उधार खरीदा है। सर यहां से कहां लिखा है कि राम से उधार खरीदा है, फिलहाल में यहां पर नहीं लिखा है, या लिखा भी है, लिखा है, बिल्कुल लिखा है, क्रेडिट लिखा है। नहीं लिखा होता, अगर इतना भी लिखा होता, सपोज ये नहीं लिखा होता, तब भी हम यही मानते, किसी पर्सन का नाम दिया है और फॉर कैश नहीं बोला है तो आप उसे बाय डिफॉल्ट क्रेडिट अज्यूम करोगे। तो फिलहाल में तो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आपने ये चीज यहां पर मेंशन कर दी कि परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ये हमने गुड्स राम से परचेज कर लिए हैं गाइस, ठीक। यहां पर गुड्स परचेज किया। सर मॉडर्न अप्रोच के बाद ट्रेडिशनल में ये हमारी लाइबिलिटी है, राम हमारे लिए सप्लायर है, ये हमारा सप्लायर जब बढ़ेंगे लाइबिलिटी जब बढ़ती है तो क्रेडिट, और परचेज हमारा एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस जब बढ़ता है तो वो क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता है, ठीक है। ये मॉडर्न अप्रोच है आपकी। चलिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। 5 अप्रैल को क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स टू श्याम फॉर ₹60,000 ऑन क्रेडिट। जब बेचा है, पहले खरीदा था अब हमने बेचा है, श्याम रिसीवर हो जाएगा, श्याम क्या हो जाएगा, रिसीवर। और सेल्स हमारे लिए क्या है, इनकम है। कितने का हमने गुड्स सेल किया है, 60,000 का गुड्स हमने सेल किया है, तो 60,000 हमारे अमाउंट कॉलम में मेंशन कर देंगे। कौन सी डेट है, 5 अप्रैल। तो श्याम डेबिट टू सेल्स। रीजन, सेल्स हमारी इनकम है, जब इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, श्याम हमारा डेटर है, जब एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट हो जाएगा। ये हमारा मॉडर्न अप्रोच है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कुछ नए ट्रांजेक्शन्स को। क्या है नया ट्रांजेक्शन, 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को क्या हो रहा है, पेड सैलरी टू एम्प्लॉय 15,000 इन कैश। अक्सर गलती करता है यहां पर बच्चा, सर पेड सैलरी टू एम्प्लॉय की जगह लिखा होता है पेड सैलरी टू मोहन, तो वो एंट्री क्या कर देता है, मोहन टू कैश। सैलरी किसी पर्सन का नाम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में कब आएगा, कब आएगा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कब आएगा, जब उससे पैसा वापस लेना हो या उसको पैसा वापस देना हो, ठीक है। यहां पर क्या हमको पैसा लेना देना है, नहीं, हम बस एक खर्चे का पेमेंट कर रहे हैं, एक एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर हमने कितनी सैलरी पे की है, 15,000 की सैलरी पे की है मोहन को। तो मोहन को सैलरी पे करने की या जिसको भी इंप्लॉय को हमने पे की है, तो यहां पर हम एंट्री क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी सैलरी हमने पे की है, 15,000 की सैलरी पे की है, ये हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। कौन सी डेट थी, जरा डेट हम एक बार चेक कर लेते हैं, डेट हम चेक कर लेते हैं, डेट कौन सा था, 10 अप्रैल 15,000। 10 अप्रैल को आपने 15,000 का सैलरी पे कर दिया। चलिए यहाँ पर आपका ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, अब आपको नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस डेबिट। सैलरी इसलिए डेबिट हुई है, और मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। 12 अप्रैल को क्या है, रिसीव्ड कमीशन 5,000 बाय चेक। अगर कभी भी आपको कोई भी इनकम चेक से मिलती है और चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं होता है तो उसे चेक इन हैंड लिखा जाता है। सर चेक इन हैंड कौन सा अकाउंट होता है भाई, अगर ट्रेडिशनल अप्रोच लगाओगे तो चेक इन हैंड कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, कैश की तरह ट्रीट किया जाता है, ठीक है। 5,000 को आपका चेक रिसीव हुआ है, और ये किस चीज के लिए चेक रिसीव हुआ है, कमीशन के लिए। कमीशन रिसीव हुआ है, आपको आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, क्योंकि कमीशन रिसीव भी हो सकता है और पे भी किया जा सकता है। तो ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिटेड, यहां पे फिलहाल में कमीशन आपको रिसीव हुआ है इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। कितना, 5,000, ठीक। ये आपकी कमीशन की एंट्री हो जाती है, ठीक है। दूसरा, विड्रॉ 10,000 फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग। कैपिटल का जस्ट अपोजिट होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। आपने कितना गुड्स विड्रॉ किया है, 10,000 का कैश विड्रॉ किया है फिलहाल में, ठीक है। तो आपकी जो एंट्री होगी, कैपिटल का अपोजिट अकाउंट होता है ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया गया है, अमाउंट है हमारा यहाँ पर 10,000, एंड आई थिंक डेट होगा हमारा 14, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर 14 होगा या 18 होगा, देख लेते हैं, ठीक है। डेट थोड़ा सा हम, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कमीशन 14 है हमारा, ठीक है। सो यहाँ पर डेट जो है हमारा 14 होगा। सो 14 को हमने ड्राइंग की एंट्री पास कर ली है, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ड्राइंग डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि कैपिटल जब कम होती है, अब आप मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग देखिएगा, जब ड्यू टू द ड्राइंग कैपिटल क्या होती है, कम होती है,
तो कम, जब कैपिटल कम होती है तो वो डेबिट होती है, तो ड्राइंग को डेबिट करते हैं, कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। ड्यू टू द कैश, अगर हम देखें ड्राइंग हो रही है कैश में, तो कैश हमारे पास से जा रहा है, या कैश एसेट है तो वो कम हो रहा है, इसीलिए मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग इसको हम क्या कहेंगे, एसेट जब हमारे पास से एसेट कम होता है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट ट्रांजिशन है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को आ जाते हैं। 18 अप्रैल को देखते हैं क्या हो रहा है, 14 हो गया, सॉरी 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को क्या हो रहा है, बॉट फर्नीचर 25,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन। फर्नीचर खरीदा जा रहा है 21 अप्रैल को मोहन से। तो यहां पर हम 21 अप्रैल हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर। फर्नीचर एक एसेट है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मोहन, हु इज द गिवर। हमें कौन दे रहा है ये फर्नीचर, उधार दे रहा है, कौन, मोहन। मोहन ने ये फर्नीचर हमको उधार दिया है 25,000 का। सर थोड़ा सा रूल लगाइए यहां पर, फर्नीचर हमारा एसेट है, एसेट जब बढ़ेगा तो क्या होगा, डेबिट। मोहन हमारा सप्लायर ऑफ फर्नीचर है यानी क्रेडिटर है, और जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। ये है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग फर्नीचर कम्स इन द बिजनेस, बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, और हु इज द गिवर, गिवर कौन है, मोहन कौन है, गिवर, और क्रेडिट द गिवर। तो बस इस तरीके से आपका ये ट्रांजिशन भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को क्या हो रहा है, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹10,000 राम फ्रॉम परचेज 3 अप्रैल। भाई 3 अप्रैल को आपने जो उससे गुड्स खरीदा था उसमें से आपने 10,000 का गुड्स किसको, राम को वापस कर दिया। अब राम यहां पर क्या बन जाएगा, एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच राम रिसीवर, या अब जरा ध्यान से सुनिएगा, राम रिसीवर। राम को क्या वापस किया, पहले राम से परचेज किया था, तो परचेज का अपोजिट क्या होता है, परचेज रिटर्न। लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में तो ये बताया ही नहीं गया कि भैया कौन सा अकाउंट क्रेडिट करें। वहां तो क्या है, नॉमिनल अकाउंट में क्या है, ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस डेबिट, इनकम एंड गेन्स क्रेडिट। अब परचेज रिटर्न क्या है, परचेज रिटर्न खर्चे में कमी है, और ये चीज मॉडर्न में अच्छे से बताई गई है कि खर्चा जब कम होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं, खर्चा जब कम होता है तो उसे क्रेडिट करते हैं। परचेज हमारा खर्चा था, डेबिट, परचेज रिटर्न हमारे खर्चे में कमी है इसलिए क्रेडिट। इसलिए कहा था आपको कि मॉडर्न अप्रोच बहुत हद तक आपके सही सभी सवालों का कई जगह सही सवाल देगी, आंसर देगी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, परचेज रिटर्न क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि ये खर्चे में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है खर्चे में, 10,000। और राम डेबिट क्यों हुआ है, राम हमारी लाइबिलिटी था और लाइबिलिटी में कमी होगी, लाइबिलिटी में जब कमी होगी तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। राम को हमने क्यों डेबिट किया, क्योंकि वो उसकी वजह से, राम को डेबिट करने का पीछे रीजन क्या है, राम हमारा क्रेडिटर था, ड्यू टू दी परचेज रिटर्न हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, इसलिए राम डेबिट हो जाएगा। ठीक है, 22 अप्रैल को। ठीक है, यहां तक आपको बहुत हद तक चीजें क्लियर होंगी, होप सो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए। श्याम रिटर्न गुड्स, अब भाई जिस तरीके से हमने गुड्स रिटर्न कर दिया राम को, तो श्याम भी तो हमको गुड्स वापस कर सकता है। तो श्याम को हमने 5,000 का गुड्स वापस किया है, डेट है हमारी 25 अप्रैल, 5 हमने श्याम को गुड्स वापस किया। अब श्याम कौन है, श्याम ने हमको गुड्स वापस किया, तो सेल्स का अपोजिट क्या होता है, सेल्स रिटर्न। सेल्स हमारी इनकम है, और जब इनकम कम होगी, सेल्स अगर हमारी इनकम है और सेल्स रिटर्न इनकम में कमी, तो इनकम जब कम होती है तो वो डेबिट हो जाती है। और किसकी वजह से डेबिट होगी, कौन गिवर है, या हमारा डेटर कम होगा तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग क्रेडिट दी गिवर। ठीक, चलिए यहां पर हम पहुंच चुके हैं। थर्ड लास्ट ट्रांजेक्शन, 70,000 पेड टू राम इन फुल सेटलमेंट आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। अब आप खुद देख सकते हैं कि भाई हमने उसे 80,000 का परचेज किया था बंदे से, 80,000 में से हमने उसको 10,000 का गुड्स वापस कर दिया, तो हमारी लाइबिलिटी बचती है 70,000। और अब 70,000 में से हमको 2% का क्या मिल रहा है, हमको क्या देना पड़ेगा उसको, हम पेमेंट कर रहे हैं फुल सेटलमेंट, पेड 70,000, तो 2% का डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा। तो चलिए एंट्री कर लेते हैं। तो एंट्री क्या होगी, हमने किसको पेमेंट किया है, राम को। राम को पेमेंट करेंगे तो राम रिसीवर, राम को तो हम पेमेंट 70,000 का ही करने वाले थे, बट उसने हमको 2% का डिस्काउंट दे दिया और बाकी पैसा कैश में ले लिया। तो इसको बोलेंगे, जब हमको डिस्काउंट रिसीव होता है तो इसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव्ड। 70,000 का 2% हमको उसने डिस्काउंट दिया है, जो कि कितना होगा 1400। तो 68,600 का पेमेंट फाइनली हम उसको कर देंगे। कैसे, 70,000 का पेमेंट करना था, 1400 का उसने हमको डिस्काउंट दे दिया। ऑल इनकम एंड गेन्स क्रेडिटेड, डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या है, इनकम है। कैश हमने क्रेडिट क्यों किया,
कैश हमारे पास से जा रहा है। राम को डेबिट क्यों किया? क्योंकि डेबिट द रिसीवर एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच, या फिर मॉडर्न अप्रोच। राम हमारे लिए क्या था? क्रेडिटर था, और क्रेडिटर जब कम होते हैं, जब हम लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे तो क्रेडिटर हमारे कम होंगे, और जब लाइबिलिटी कम होती है तो वो अकाउंट क्या होता है? डेबिट। लाइबिलिटी जब कम होती है तो अकाउंट होता है डेबिट। तो राम को दैट्स वाई हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। फिर अगला ट्रांजेक्शन, और ये है आपका आई थिंक ट्रांजेक्शन 28 अप्रैल का। ठीक है, चलिए आ जाइए देख लेते हैं। 28 अप्रैल 27 अप्रैल था। ठीक है, 28 अप्रैल को क्या हो रहा है? रिसीव्ड 55,000 फ्रॉम द श्याम, फुल सेटलमेंट आफ्टर अलाउइंग 1% कैश डिस्काउंट। अब जिस तरीके से हमको डिस्काउंट रिसीव हुआ था, वैसे जब हमको श्याम पेमेंट करने आएगा 1% वो हमसे डिस्काउंट मांग रहा है, तो हमारे लिए लॉस है। वो हमको पेमेंट करने आ रहा है लेकिन हमसे डिस्काउंट मांग रहा है, तो यहां पर हमारे पास कैश आएगा। 27 था, 28, तो कैश अकाउंट डेबिट। अब हमको यहां पर उसको क्या देना पड़ेगा? डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू श्याम। श्याम से हमको कितना पेमेंट लेना है? 55,000। 55 कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ। 60,000 का हमने पेमेंट किया था, 5,000 का उसको हमने गुड्स उसने हमको वापस कर दिया, तो 55,000 उससे फाइनली पैसा लेना बनता है। 55,000 पर उसने हमसे 1% का डिस्काउंट मांग लिया, जो हमारे लिए लॉस है। ऑल लॉसेज एंड एक्सपेंसेस डेबिट, रिमेनिंग 54,450 रुपीज उससे रिसीव हो जाएंगे। 55,000 में से 550 माइनस करोगे तो आपको कितना रिसीव हो जाएगा? 54,450 रुपीज रिसीव हो जाएगा। और ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो डिस्काउंट से रिलेटेड एज वेल एज कंपाउंड एंट्री यहाँ पर यूज हो रही है, तो आपको ये भी याद रखना है। लास्ट हमारा ट्रांजेक्शन है। लास्ट ट्रांजेक्शन 30 अप्रैल, डिपॉजिट 20,000 इनटू द बैंक फ्रॉम कैश। बैंक में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, कितना? 20,000। तो भाई बैंक एक पर्सनल अकाउंट होता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। ठीक है, बैंक किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन में ही होगा, डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन की कैटेगरी में आएगा। तो बैंक रिसीवर है 20,000, और हमारे पास से क्या हो रहा है? कैश जा रहा है, तो कैश गोज आउट हो रहा है। कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। आप यहां पर सर ये तो लास्ट ट्रांजेक्शन है, इसमें एक बार और बता दीजिए मॉडर्न कैसे लगता है। तो ठीक है, एक बार और बता देते हैं। बैंक हमारा एसेट होता है, बैंक बैलेंस हमारा एसेट है, और एसेट्स यहां पर बढ़ रहा है। एसेट बढ़ने की वजह से एसेट डेबिट, और कैश भी हमारा एसेट की कैटेगरी में आता है। जब बैंक में पैसा हम डिपॉजिट करेंगे तो एसेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जब वो कम होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। ये आपका यहां पर ये कंप्लीट क्वेश्चन एक हमने कवर किया है। यहां पर आपको एक छोटा सा मैं एक होमवर्क भी दे रहा हूं, और वो होमवर्क होगा आपको टोटल करना है। यहां पर डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट, दैट्स योर होमवर्क। ठीक है, आपको क्या लगाना है? इसका टोटल लगाना है, टोटल ऑफ जर्नल एंट्रीज। यहां पर डेबिट का टोटल क्रेडिट के बराबर आना चाहिए, आएगा ही वो तो डेफिनेटली। अगर हमारी सारी एंट्रीज सही है तो बिल्कुल टोटल बराबर आएगा, नहीं तो कुछ अगर हमने अमाउंट में गड़बड़ किए तो मे बी, जैसे अक्सर बच्चे प्लस माइनस करने में कुछ गड़बड़ करते हैं, जैसे 55,000 में से 550 जाएगा तो 450 की जगह 550 लिख देते हैं। तो ऐसी कॉमन मिस्टेक होती हैं, जिनकी वजह से हमारा जनरल एंट्री जो है वो, जनरल एंट्री का जो टोटल होता है लास्ट का, वो टोटल इक्वल नहीं आता है। तो ये था हमारा जनरल एंट्री का कंप्लीट वन शॉट वीडियो। अगर आप यहाँ तक बने हैं तो डेफिनेटली आप में सीखने की एक ललक है, और कुछ चाहते हैं कुछ लाइफ में बनना। अगर आप टीचर हैं, ये हमारे इसका एग्जाम दे रहे हैं, एज पेरेंट हैं आप, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वन शॉट वीडियो। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी मदद चाहिए, इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ और ट्रांजेक्शन्स के आप वीडियो चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं अगला वीडियो आपकी ऑन डिमांड में आपको बनाकर दूंगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना है? हमारे चैनल पर बने रहना है। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ, जो लोग अकाउंट्स घर पर बैठकर पढ़ रहे हैं, या जिनके पास रिसोर्सेज कम है, जो महंगी ट्यूशन फीस नहीं दे सकते, वो हमारे चैनल पर आकर बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। यहाँ पर किसी टाइप का आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है, बस आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, बने रहना है हमारे साथ। और अगर कोई भी आपके सुझाव हैं, आपकी शिकायतें हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। और मैं अपने वीडियो को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, और कौन कौन सी चीज़ें आप मुझसे चाहते हैं, वो सभी आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।